विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में चैप्टर नंबर 9 आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड। आज हम आंतरिक व्यापार के विषय में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं व्यापार क्या है। तो वस्तु या सेवा के बदले वस्तु, सेवा अथवा मुद्रा का विनिमय अर्थात व्यापार। तो आपको एकदम सीधी परिभाषा व्यापार के बारे में जानना चाहिए कि वस्तु या सेवा के बदले वस्तु, सेवा अथवा मुद्रा का विनिमय होता है तो उसे व्यापार कहेंगे। उसके बाद व्यापार का उद्देश्य क्या है, तो ग्राहकों को वस्तु सेवा प्रदान करके लाभ कमाना, ये व्यापार का उद्देश्य होता है। आप ऐसा बता सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि यदि ऐसे व्यवहार देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर अलग अलग विस्तारों में, अलग अलग प्रदेशों में अथवा अलग अलग राज्यों के बीच होते हैं तो उन्हें आंतरिक व्यापार कहा जाता है। यानी भौगोलिक सीमा देश के अंदर, देश के सरहद के अंदर होती है। तो देश में प्राकृतिक साधन संपत्ति के असमान वितरण के कारण समस्त देश में विविध प्रकार के उत्पादन संभव नहीं है। इस वजह से उत्पादक देश में अलग अलग विस्तार में फैले हुए हैं और ग्राहकों तक अपना उत्पादन पहुंचाते हैं, जिसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। तो आंतरिक व्यापार के लिए आप जो है व्यापार क्या है, फिर व्यापार का उद्देश्य क्या है और किस तरह से देश के अंदर ही वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझते हैं आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार के लिए आप बताएंगे कि देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार, देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार अर्थात आंतरिक व्यापार कहा जाएगा। अब आंतरिक व्यापार में आप एक चीज़ समझें कि आंतरिक व्यापार में चलन, जैसे भारत के अंदर आंतरिक व्यापार हो रहा है तो यहाँ पर चलन में रुपया है। तो चलन, तौल माप, व्यापारी रीति रिवाज, कानूनी बातें व्यापार से संबंधित, ये सब कैसी होती है, समान होती हैं, क्योंकि एक ही देश है। तो एक देश में समान चलन होंगे, समान तौल माप होगा और समान व्यापारी रीति रिवाज होंगे और कानूनी बातें भी होंगी। तो ये समानता देखने को पाई जाती है आंतरिक व्यापार में। उसके बाद आप बता सकते हैं कि परिवहन सरल होने की वजह से कम समय लगता है व्यापार में। यानी व्यापार में कम समय का कारण भी होता है कि परिवहन सरल होता है, देश के अंदर व्यापार करना होता है, इस वजह से। इसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि आंतरिक व्यापार में जोखिम कम रहता है और जोखिम कम के साथ साथ क्रेता और विक्रेता का संपर्क आसान हो जाता है। यानी एक दूसरे के साथ हुए आसानी से संपर्क में आ सकते हैं। तो इस तरह से आंतरिक व्यापार जो हम पिछले प्रकरण में पढ़ चुके हैं, तो उसके आधार पर आप इसकी व्याख्या दे सकते हैं। और अब इसमें देखते हैं, इसकी महत्वपूर्ण बात है कि व्यापारी प्रवृत्तियों का वर्गीकरण। तो व्यापारी प्रवृत्तियों का वर्गीकरण की बात की जाए तो कुल 4 वर्गीकरण होता है इसके अंदर। व्यापारी प्रवृत्तियों का वर्गीकरण में 4 बताएंगे। पहला नंबर है सीमा की दृष्टि से, दूसरा नंबर है वितरण की दृष्टि से, तीसरा नंबर है धन के भुगतान की दृष्टि से और चौथा नंबर है माल की रवानगी की दृष्टि से। तो अब पहले देखते हैं कि सीमा की दृष्टि से। अगर सीमा की दृष्टि से बात करें तो इसमें 2 प्रकार होंगे, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा व्यापार विदेश व्यापार। आंतरिक व्यापार देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार है और विदेश व्यापार है देश की भौगोलिक सीमा के बाहर होने वाला व्यापार विदेश व्यापार है। दूसरा क्रम आता है वितरण की दृष्टि से। तो वितरण की दृष्टि से भी आपको यहाँ 2 प्रकार बताना है। पहला है प्रत्यक्ष व्यापार, जहाँ पर क्रेता विक्रेता आमने सामने होंगे, और दूसरा है परोक्ष व्यापार, जहाँ पर बीच में क्रेता विक्रेता के बीच में मध्यस्थी होंगे, तो परोक्ष व्यापार होगा। फिर परोक्ष व्यापार में आप 2 बता सकते हैं। एक है थोकबंद व्यापार, जहाँ पर बड़े पैमाने पर वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, और एक है फुटकर व्यापार, जहाँ पर छोटे पैमाने पर वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। और इसके बाद दूसरा क्रम आता है, अब ये है धन के भुगतान की दृष्टि से। तो धन के भुगतान के दृष्टि से व्यापारी प्रवृत्ति का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें 2 प्रकार बताएंगे आप, एक साख का व्यापार और दूसरा नगद व्यापार। साख का व्यापार यानी जिस व्यापार में रकम का भुगतान भविष्य में करना हो, वो साख का व्यापार हो गया है। यानी यहाँ पर तुरंत भुगतान नहीं करना है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने की कुछ साख मिलेगी, तो उधार व्यापार कहा जाएगा इसको, तुरंत पैसा पेमेंट नहीं करना है। और एक है नगद व्यापार, जिसके अंदर तुरंत नगद का भुगतान करना पड़ता है।
तो साख और नगद हो गया। उसके बाद आता है चौथा प्रकार है माल की रवानगी की दृष्टि से प्रकार। तो माल की रवानगी की दृष्टि से मुख्य दो प्रकार बताएंगे। एक है हाजिर स्टॉक का व्यापार। हाजिर स्टॉक का व्यापार यानी करार होते ही वस्तु को दे देना या करार के समय ही वस्तु का आदान प्रदान कर देना। और एक है वायदे का व्यापार। इसके अंदर करार होने के बाद भविष्य में वस्तु का लेन देन किया जाता है। तो इस तरह से आप ये वर्गीकरण के बारे में 4 प्रकार का वर्गीकरण आप अच्छी तरह समझा सकते हैं। सीमा की दृष्टि से आंतरिक और विदेश व्यापार, और वितरण की दृष्टि से प्रत्यक्ष और परोक्ष में आपने 2 बताया, थोकबंद व्यापार और फुटकर व्यापार, ये परोक्ष के अंतर्गत आता है। और उसके बाद है धन के भुगतान के आधार पर, तो इसके अंदर भुगतान के प्रकार पर साख यानी उधार व्यापार और नगद व्यापार। और उसके बाद माल की रवानगी के दृष्टि से आपने 2 प्रकार बताना है, और हाजिर स्टॉक का व्यापार यानी कि करार के साथ ही वस्तु का आदान प्रदान हो जाता है, और यहाँ पर वायदे का बाजार करार के पश्चात यानी भविष्य में वस्तु का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से इसके मुख्य 4 वर्गीकरण आपको समझाना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, ये है थोकबंद व्यापार, जिसको हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। विद्यार्थी मित्रों, हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो इन सब बातों से हम कहीं न कहीं परिचित भी हैं, और उसी चीज़ को हम व्यवस्थित ढंग से वाणिज्य संचालन में सीख रहे हैं। तो थोकबंद व्यापार देखिए क्या है, होलसेल ट्रेड। तो थोकबंद व्यापार के लिए आप बताएंगे कि जिस व्यापार में व्यापारी उत्पादकों के पास से, व्यापारी जो है ये उत्पादकों के पास से बड़े जत्थे में माल खरीदता है, यानी व्यापारी जो है उत्पादक के पास से बड़े जत्थे में माल खरीदता है, क्रय करता है, और छोटे व्यापारियों को वह छोटे जत्थे में माल विक्रय करता है। तो इस तरह से जो प्रक्रिया करता है उन्हें उत्पादक क्या बोलते हैं, थोकबंद कहते हैं। यानी उत्पादक जो होते हैं इन्हें थोकबंद व्यापारी के नाम से जानते हैं। और हम आगे बढ़ें तो ये बता सकते हैं कि जो थोकबंद व्यापारी होता है या थोकबंद व्यापार करने वाला होता है, वह उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। यानी कि थोकबंद व्यापारी उत्पादक के पास से माल उठाता है और किसको देता है, फुटकर व्यापारी को देता है। तो उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच में कौन आ गया, थोकबंद व्यापारी आ गया। तो इस तरह थोकबंद व्यापारी जो है ये कड़ी के रूप में है। किसके कड़ी के रूप में है, उत्पादक और फुटकर व्यापारी के कड़ी के रूप में है। तो आपने देखा कि थोकबंद व्यापार के जो है प्रारूप इस तरह से हुआ। अब इसको और समझेंगे तो जब व्यापार की बात करेंगे सबसे पहले उत्पादक आएगा। अब जैसे आप मान लो कृषि से संबंधित बात ले लो, अनाज का सबसे बड़ा व्यापारी उसका उत्पादक है। जो सबसे बड़ा किसान है जो अनाज उत्पन्न कर रहा है वो उत्पादक हो गया। उसके बाद थोकबंद व्यापारी, इन उत्पादक से सीधा अनाज को खरीदने वाला बड़ा व्यापारी इनके सारे स्टॉक को खरीद लेता है ये। और थोकबंद व्यापारी अपने पास स्टोर करता है, गोदाम के अंदर माल इकट्ठा कर लेता है, और उस माल में से छोटे व्यापारियों को, फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार माल सप्लाई करता है, बेचता रहता है। और फुटकर व्यापारी अपने ग्राहक की मांग के अनुसार थोकबंद व्यापारी से माल ला करके अपने पास और फिर किसको बेच देते हैं, ग्राहक को बेच देते हैं। तो इस तरह एक कड़ी हो गई। देखिए, उत्पादक, जिसके बाद थोकबंद व्यापारी, उसके बाद फुटकर व्यापारी, उसके बाद ग्राहक। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि फुटकर व्यापारी किसका कड़ी रूप होता है, थोकबंद व्यापारी और ग्राहक के बीच में कड़ी रूप होता है, ये भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से एक चैन है, और इस चैन की वजह से या इस चैनल के से जो है व्यापार का माध्यम होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोकबंद व्यापारी की सेवाएं देख लेते हैं। अब थोकबंद व्यापारी की सेवाएं क्या है, तो उसमें हमने 2 भाग इसको अभ्यास करेंगे। पहला भाग है कि थोकबंद व्यापारी की उत्पादक को सेवाएं, यानी जो थोकबंद व्यापारी होता है वह उत्पादक के प्रति क्या सेवा देता है। तो थोकबंद व्यापारी उत्पादक के प्रति पहली सेवा यह उसकी है कि बड़े जत्थे में ऑर्डर देना। यहाँ आप बताएंगे कि थोकबंद व्यापारी अनेक फुटकर व्यापारियों के पास से ऑर्डर प्राप्त करके और वह उत्पादक को बड़े जत्थे में ऑर्डर देता है। यानी कि ये थोकबंद व्यापारी जो है ये तमाम फुटकर व्यापारियों के पास से ऑर्डर ले करके और बड़े पैमाने पर ऑर्डर किसको देता है, ये उत्पादक को देता है। तो उत्पादक को बड़े पैमाने पर ऑर्डर देना, बड़े जत्थे में ऑर्डर देना, ये इसका पहला सेवा है थोकबंद व्यापारी का उत्पादक के प्रति। दूसरा है बाजार की जानकारी।
अब आप यहाँ बताएंगे कि थोकबंद व्यापारी अनेक फुटकर व्यापारियों के पास से और ग्राहकों की वस्तु की मांग, ग्राहकों की अभिरुचि, पसंदगी, फैशन इत्यादि की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसको उत्पादक तक पहुंचाते हैं। ये जो फुटकर व्यापारी है ये ग्राहक के पास से तमाम सारी माहिती ले लेता है। क्या क्या माहिती प्राप्त करता है इनके पास से कि वस्तु की मांग कैसी है, अभिरुचि कैसी है, पसंदगी कैसा है, फैशन कैसा है, वो सारी जानकारी ये फुटकर व्यापारी लेकर के किसको देता है, थोकबंद व्यापारी को। और फिर थोकबंद व्यापारी वह जानकारी किसको देता है, उत्पादक को ले जाकर के देता है। तो इस तरह बाजार की जानकारी जो है वो थोकबंद व्यापारी किसको देता है, वो तो उत्पादक को जाकर के देता है। और साथ साथ उत्पादक क्या करता है, बाजार की वर्तमान परिस्थिति से परिचित हो जाता है और कई बार माल के संदर्भ में आवश्यक परिवर्तन भी कर लेता है वो, क्योंकि उसको जानकारी मिल जाती है ग्राहक को क्या चाहिए। तीसरा नंबर है माल के संग्रह से मुक्ति। अब माल के संग्रह से मुक्ति बताएंगे कि थोकबंद व्यापारी उत्पादक के पास से बड़े जत्थे में ऑर्डर दे करके माल खरीद लेता है। तो उत्पादक जो है इसको माल का इकट्ठा करने का झंझट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर माल थोकबंद व्यापारी अपने पास खुद खरीद लेता है तो और अपने गोदाम में संग्रह कर लेता है, इसलिए उत्पादक को माल संग्रह नहीं करना पड़ता है। तो माल के संग्रह से इसको मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह ये तीसरा सेवा देता है जो है थोकबंद व्यापारी किसको देता है, उत्पादक को देता है। चौथी सेवा क्या है कि विक्रय की चिंता से मुक्ति। अब यहाँ बताएंगे कि थोकबंद व्यापारी उत्पादक के पास से बड़े जत्थे में माल खरीद लेते हैं, जिससे उत्पादक को छोटे पैमाने पर या छोटे जत्थे में माल के विक्रय से मुक्ति मिल जाती है। यानी उत्पादक को थोड़ा थोड़ा माल बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके साथ एक साथ बड़े पैमाने पर थोकबंद व्यापारी जो है माल खरीद लेता है। तो अब उत्पादक को छोटे छोटे पैमाने पर विक्रय करने की चिंता से मुक्ति मिलती है। तो ये सेवा देता है थोकबंद व्यापारी उत्पादक को। पांचवा नंबर है पूंजी की छूट। यहाँ बताएंगे कि थोकबंद व्यापारी उत्पादक के पास से खरीदी करने के पहले कई बार अग्रिम भुगतान कर देते हैं। अग्रिम भुगतान या एडवांस। जैसे मान लो कोई अनाज का व्यापारी है तो उस अनाज के व्यापारी को, ये उत्पादक है, अनाज का व्यापारी उत्पादक है और उसके पास से थोकबंद व्यापारी उसको एडवांस देता है कि आप 50,000 रुपये रखिए और आपका सारा उत्पादन आप मुझे दे देंगे, जितना भी आपके यहाँ अनाज उत्पन्न होगा वो सारा अनाज मुझे चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक को, जबकि उसने उसको अनाज अभी दिया नहीं है, लेकिन उसके पहले उसको एडवांस में 50,000 रुपये प्राप्त हो गए, क्योंकि थोकबंद व्यापारी को मालूम है कि मुझे इसकी अनाज की आवश्यकता है, इससे मैं अच्छी कमाई कर सकता हूँ, इस वजह से इसको एडवांस में वो जो है भुगतान कर देगा। तो ऐसी परिस्थिति में उत्पादक को क्या मिल गया, पूंजी की छूट मिल गया। यानी उसको पूंजी जो बाद में उसको वसूल होनी थी, पहले से पूंजी उसके पास आने लगी, पैसा उसके पास आने लगा। तो पूंजी की छूट जो है देना, ये भी थोकबंद व्यापारी का काम उत्पादक के प्रति है। छठा नंबर है जोखिम से मुक्ति। अब जोखिम से मुक्ति में क्या बताएंगे कि थोकबंद व्यापारी जो है उत्पादक के पास से माल खरीद करके गोदाम में संग्रह करते हैं। यानी ये थोकबंद व्यापारी जो है इनके पास से सारा माल खरीदता है और उसको अपने गोडाउन में संग्रह कर लेता है। अब जब माल गोडाउन में संग्रह करता है तो उसमें कमी होने का भय रहता है, या जो है माल में का अपव्यय हो सकता है, माल खराब हो सकता है, माल में नुकसानी हो सकती है। तो ये सब जोखिम रहते हैं। तो इन सब जोखिम का सामना उत्पादक नहीं करता, कौन करता है, थोकबंद व्यापारी करता है। क्यों? क्योंकि माल उसी के यहाँ पर संग्रह हुआ है। तो माल के संग्रह करने से जो जोखिम होता है वो जोखिम उत्पादक की नहीं रहती है। तीसरा बताया गया कि जोखिम से मुक्त हो जाता है कौन, उत्पादक। तो विद्यार्थी मित्रों ये 6 पॉइंट हैं जो उत्पादक को सेवा के रूप में देता है थोकबंद व्यापारी। बड़े जत्थे में ऑर्डर देता है, बाजार की जानकारी देता है, माल के संग्रह से मुक्ति कराता है, विक्रय की चिंता से मुक्ति मिलती है किसको, उत्पादक को, पूंजी की छूट मिलती है और जोखिम से भी उसको मुक्ति मिलती है। अब आता है इसमें बी में आप देखेंगे तो इसके अंदर हमने लिया कि थोकबंद व्यापारी की फुटकर व्यापारियों की सेवाएं। यानी अब हम सीख रहे हैं ये थोकबंद व्यापारी उत्पादक को तो ये सेवा दिया 6, अब यही थोकबंद व्यापारी फुटकर व्यापारी को क्या सेवा देता है, तो उसको हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए पॉइंट वाइज इसके अंदर पहला है आवश्यकता अनुसार माल। तो आवश्यकता अनुसार माल, इसका मतलब क्या हुआ कि फुटकर व्यापारी थोकबंद व्यापारी से माल खरीदता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो थोकबंद व्यापारी है वह फुटकर व्यापारी को जब आवश्यकता पड़ती है तब पर्याप्त जत्थे में माल उपलब्ध करा देता है।
अब यानी कि यहाँ पर फुटकर व्यापारी अपने यहाँ गोडाउन बनाए, माल का संग्रह करे, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जत्थाबंद व्यापारी या थोकबंद व्यापारी के पास गोडाउन है, उसके पास से जब जब इसको माल की जरूरत पड़ेगी छोटे व्यापारी को, वो जाकर ले आएगा। तो इस तरह से थोकबंद व्यापारी फुटकर व्यापारी को उसके आवश्यकता अनुसार माल उपलब्ध कराता है, जिससे फुटकर व्यापारी को माल संग्रह करने की झंझट नहीं रहती है। दूसरा सेवा है कि साख पर माल। थोकबंद व्यापारी फुटकर व्यापारी को साख पर माल बेचता है, यानी उसको तुरंत पैसा नहीं मांगता है, उसको कुछ दिन का समय देता है। तो साख पर उसको माल बेचता है, जिससे उसको कम पूंजी में अधिक व्यापार करने का मौका मिल जाता है। यानी कि छोटे व्यापारी को कम पूंजी में भी अपना व्यापार शुरू करने का मौका मिलता है, क्योंकि उसको माल बेच करके उसको पेमेंट करना पड़ता है। तीसरा है विज्ञापन खर्च में कमी। थोकबंद व्यापारी द्वारा किए गए विज्ञापन और विक्रय वृद्धि के प्रयासों का लाभ फुटकर व्यापारी को मिलता है, इसलिए फुटकर व्यापारी के विज्ञापन खर्च में कमी आती है। यानी कि जो वस्तु आई, जैसे मान लो लाइफ बॉय साबुन आया, तो साबुन जो है वो थोकबंद व्यापारी किसको दिया? फुटकर व्यापारी को। तो उत्पादक और थोकबंद व्यापारी अगर वस्तु का प्रचार करते हैं, तो वो वस्तु ग्राहक कहाँ से खरीदेगा? तो वह वस्तु ग्राहक जाकर के फुटकर व्यापारी से खरीदेगा। और उसका विज्ञापन किसने किया? उत्पादक ने किया, थोकबंद व्यापारी ने किया। और लाभ किसको मिल रहा है? फुटकर व्यापारी को। क्यों? क्योंकि ग्राहक तो फुटकर व्यापारी से मांगने जाएगा। तो इस तरह से विज्ञापन का लाभ, ये भले विज्ञापन नहीं कर रहा फुटकर व्यापारी, लेकिन इन दोनों का विज्ञापन का लाभ इसको मिलेगा। तो विज्ञापन के खर्च में इसकी में क्या आती है? कटौती आती है, आप ये बता सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी स्कीम है, कोई भी वस्तु पर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु फ्री है, ऐसा कोई भी स्कीम आती है, तो उसका लाभ जो है फुटकर व्यापारी ले जाता है या फुटकर व्यापारी को मिलता है। फिर उसके बाद है शिकायतों का निवारण। अब शिकायतों के निवारण में बताएंगे कि फुटकर व्यापारी ग्राहकों के पास से प्राप्त शिकायत को थोकबंद व्यापारी के माध्यम से उत्पादक तक पहुंचाता है और उसका शीघ्र निराकरण अथवा हल करने में मदद रूप होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ग्राहक है, ये जाकर के फुटकर व्यापारी को बताएगा कि आपके यहाँ से माल ले गया था, उस माल में ये कमी है या वह माल ठीक नहीं है। तो फुटकर व्यापारी तुरंत किसको सूचना देगा? थोकबंद व्यापारी को। और थोकबंद व्यापारी कहाँ जाएगा? उत्पादक के पास। तो फुटकर व्यापारी को खाली सूचना देना है, निराकरण कौन करेगा? उत्पादक या थोकबंद व्यापारी कर देगा। तो ग्राहक का जो उसके जो कंप्लेंट या शिकायत है, उसका निराकरण जो है यहाँ पर आसानी से हो जाता है। फुटकर व्यापारी को परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है जोखिम से मुक्ति। अब जोखिम से मुक्ति बताना है कि थोकबंद व्यापारी माल का संग्रह करते हैं, तो माल के संग्रह करने से माल में कमी हो जाती है कई बार। फिर माल का अपव्यय भी हो सकता है, अथवा माल खराब हो जाता है, माल का चोरी हो सकता है, माल का नुकसान हो सकता है, या मूल्य में कई बार कमी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे तमाम जोखिम भरे हुए हैं। तो उस जोखिम से फुटकर व्यापारी को मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसको संग्रह करने वाला जो होता है, सारा जोखिम उसके सिर पर होता है। तो माल का संग्रह करने वाला कौन होता है? तो माल का संग्रह करने वाला होता है थोकबंद व्यापारी। तो फुटकर व्यापारी संग्रह नहीं करता है। इस वजह से संग्रह करने संबंधी जितने भी जोखिम हैं, वो कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं? तो वो है माल की कमी, माल का अपव्यय, और माल का खराब हो जाना, माल का नुकसान हो जाना, माल का चोरी हो जाना, या मूल्य में वृद्धि कमी हो जाना। तो ऐसे तमाम जोखिम जो है वो किसके माथे होता है? थोकबंद व्यापारी के सिर होता है। फुटकर व्यापारी को ऐसा जोखिम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि इसको जोखिम से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। और अंतिम पॉइंट है मार्गदर्शन। तो आपको समझना चाहिए कि थोकबंद व्यापारी जो है वो बाजार के अंदर हर चीज़ का वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान उसके पास होता है, इसलिए वह अपने ज्ञान और अनुभव का लाभ फुटकर व्यापारी को देता है। वो फुटकर व्यापारी को बताता है कि किस तरह से माल बेचना है, किस तरह से ग्राहकों के साथ व्यवहार करना है, वो सारी चीज़ का मार्गदर्शन फुटकर व्यापारी को देता है। तो इस तरह से थोकबंद व्यापारी अपने अनुभव, अपने ज्ञान जो है फुटकर व्यापारी को मतलब देते हैं या बताते हैं। विशेष करके माल का मूल्य, माल का उपयोग और विक्रय संबंधी मार्गदर्शन भी इनके द्वारा मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आज के हमारे इस टॉपिक में हमने आंतरिक व्यापार के बारे में समझा, और आंतरिक व्यापार के बाद दूसरा टॉपिक हमने लिया, और वो टॉपिक था व्यापारिक प्रवृत्तियों का वर्गीकरण। और उसके बाद हमने लिया थोकबंद व्यापारी सेवाएं। थोकबंद व्यापारी सेवाओं में हमने थोकबंद व्यापारी की उत्पादक को सेवाएं और थोकबंद व्यापारी की फुटकर व्यापारियों की सेवाएं,
इतना हमने देखा और अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।